बात करेंगे एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में। एनिमल की सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है और क्या क्या इसमें मेन स्ट्रक्चर इसमें होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है प्लांट सेल से। जैसे बात करते हैं इस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। केमिकल कंपोजिशन होता है इस मेम्ब्रेन का और ये लिविंग होती है। इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन 20-20 एंगस्ट्राम के रूप में 2 लेयर में पाया जाता है और फास्फोलिपिड सिंगल लेयर में 35 एंगस्ट्राम के रूप में पाई जाती है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली नेचर की पाई जाती है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल उसको सिलेक्ट करेगी, बाहर से जो आएगा उसे सिलेक्ट करेगी तभी ये अंदर आ पाएगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए सिलेक्टिव परमेएबल है। इसी मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल है चारों तरफ और इसी मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड रहता है। या हम कह सकते हैं इस सेल की प्रोटेक्शन, सुरक्षा ये मेम्ब्रेन करती है क्योंकि ये लिविंग होती है। अब ध्यान दो, मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा है, इसी साइटोप्लाज्म में बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है। मान लो इस सेल है, इस सेल के अंदर हम एक गेंद रखते हैं, ये बॉल रखते हैं और इस बॉल की लेयर, ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, और अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड बना है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ध्यान दो, जितना भी इसमें ये पार्ट भरा है ये सब लिक्विड है। प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट भरा रहता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। पर यहाँ पर इसका प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट है, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते हैं। लेकिन इसका जो प्रोटोप्लाज्म मान लेते हैं, प्रोटोप्लाज्म इसका लिक्विड इसका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों अलग हैं, डिफ्रेंशिएट हैं, अलग हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। अब इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिल्स पड़े रहेंगे, इसी साइटोप्लाज्म में फूड पड़ा रहेगा, इसी साइटोप्लाज्म में मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस होगी, इसी साइटोप्लाज्म में साइक्लोसिस चलेगी। ठीक है, ये साइक्लोसिस चलती है और इसी साइक्लोसिस की वजह से मॉलिक्यूल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। अब बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स के बारे में। पहले बता दें, इसका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेस पर 2 पार्ट हैं, साइटोसोल और ट्रोफोप्लाज्म। तो साइटोसोल है वे लिक्विड होता है और ट्रोफोप्लाज्म सॉलिड होता है। ट्रोफोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग नेचर। लिविंग नेचर के बेस पर ट्रोफोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड है, सेल ऑर्गेनिल्स और नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग मैटर ठीक है डेड होते हैं। नॉन लिविंग हैं, डेड हैं। क्या होते हैं देखो, साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड पार्ट भरा हुआ है, तरल पदार्थ, जैसे लिक्विड पार्ट, जितना भी सॉलिड पार्ट है उसको छोड़ करके लिक्विड पार्ट है वो साइटोसोल हो गया, और जितना भी सॉलिड पार्ट है वो ट्रोफोप्लाज्म हो गया। उसी ट्रोफोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिल्स और नॉन लिविंग दोनों मैटर्स होते हैं। नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, जो सेल के द्वारा सिंथेसाइज किए जाएंगे प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट, या सेल के द्वारा सिक्रीट किए गए हों, या सेल में रिजर्व किए गए हों, इकट्ठा किए गए हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये रिजर्व प्रोडक्ट होते हैं। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, इसकी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जैसे नेक्टर, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। ठीक है, वेस्ट मैटर, ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। सिक्रीटरी क्या होते हैं, जैसे रेजिन, गम, ये सब सिक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, लेकिन एज ए नॉन लिविंग तो हैं। देखो, सेल ऑर्गेनिल्स जितने भी हैं ये डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन हो सकते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स डबल मेम्ब्रेन भी होंगे और सिंगल मेम्ब्रेन भी होंगे। इसमें
डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी है, ये फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसको लिविंग बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिल्स है, इसमें से ऑर्गेनिल्स गायब कर दिए जाएंगे तो सेल्स काम नहीं करेगी, इसीलिए इनको लिविंग माना जाता है। कुछ ऑर्गेनिल्स में डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी है, डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं। अब ध्यान देंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीज बना लेती है, उभार बना लेती है, इस तरह से इन्हीं को माइक्रोविलाई कहते हैं। ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, कोई भी बाहर प्रोडक्ट है उसको, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है जी, उसी के थ्रू एब्जॉर्ब करेगी, चाहे, ठीक है, कोई तो इसके प्रॉफिट के लिए कोई भी कंपोनेंट बाहर है इसको एब्जॉर्ब करेगी। इस तरह से जैसे इंटेस्टाइन के अंदर ये सेल्स पाई जाती है और ग्लूकोज को, जितना भी डाइजेस्ट प्रोडक्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इस विलाई के द्वारा। छोटे हैं तो विलाई, लार्ज विलाई भी होते हैं, माइक्रो विलाई नहीं कहते हैं। देखो गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, एक गोल्गी बॉडीज़ क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स है, कोशिकांग है। यह डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स होती है। कैमलोगोल्जी ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे कैमलोगोल्जी भी कहते हैं। और इसके बहुत सारे नाम हैं, डिक्टियोसोम, ठीक है, प्लांट सेल में बहुत सारे इसके नाम होते हैं। और दूसरा है माइक्रोट्यूब्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। डबल मेम्ब्रेन ये भी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कवर करता है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट कवर करेगा। गोल्गी बॉडीज़ क्या करती है, सिंथेसिस का काम करती है और मॉडिफिकेशन का काम करती है। मेन काम इसका मॉडिफिकेशन का है। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनिल्स पड़े हैं, देखो कौन कौन से हैं, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल, ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स इसी साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे, इसी साइटोप्लाज्म में पड़े रहेंगे। और सेंट्रियोल सेंट्रियोल एक मेन करेक्टर है एनिमल सेल का। एनिमल सेल का मेन करेक्टर होता है सेंट्रियोल, मेन करेक्टर है एनिमल सेल का, क्योंकि यह प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। जितने भी फ्लैजिला हैं और सीलिया हैं वो सब सेंट्रियोल से निकलते हैं। जब इसका डिवीज़न होता है, सेल का सेल डिवीज़न होगा, तब इसमें सेंट्रियोल पार्टिसिपेट होता है, सेंट्रियोल ही वर्क करता है। गोल्गी बॉडीज़ गैमेट फॉर्मेशन के समय एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा और प्लांट सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन भी करता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, फास्फोलिपिड आदि गोल्गी बॉडीज सिंथेसाइज करती है, ठीक है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम मैंने लिखा नहीं है, राइबोसोम और वैक्यूल एनिमल सेल में स्मॉल होती है, छोटी होती है, क्योंकि प्लांट सेल में लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी होती है वैक्यूल। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इसी को एनर्जी ऑफ मील का ये एनर्जी है, सॉरी मील ऑफ एनर्जी का मील है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यह सबसे लार्जेस्ट सेल के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल्स पाया जाता है। यह डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और सेमी ऑटोनोमस होता है। जब अपने आप को डिवाइड करता है तो सेल्फ डिवीजन करता है, अपने ही डीएनए का यूज़ करता है, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता है। और मेन डीएनए जो है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, उसकी हेल्प से ही अपने आप को कंप्लीट डिवाइड करता है। मतलब सेमी ऑटोनोमस, खुद को डिवाइड करता है लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन साइड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से राइज रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है, राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम फिलहाल पूरे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन मेनली साइट सबसे ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं, जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसपे एब्सेंट होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स है, ठीक है। इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, लाइसोसोम में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, सेंट्रियोल में भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है, गोल्गी बॉडीज़ में भी डीएनए एब्सेंट होता है। अब ये साइटोप्लाज्म है, ये ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म बना है। उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में
ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए पढ़ा रहता है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, हेलिकल शेप में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड है और हेलिकल शेप में पाया जाता है। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और इसी में छिद्र पाए जाते हैं, पोर होते हैं, उन्हीं को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। सब तीनों न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और डीएनए न्यूक्लियोप्लाज्म को सबको मिला करके न्यूक्लियस कहते हैं, जो एक ऑर्गेनिल्स की तरह कार्य करता है। ऑर्गेनिल्स की तरह क्या करता है, यह एक मेन न्यूक्लियस जो है मेन टारगेट है, मेन फंक्शन होता है, मेन सेल ऑर्गेनिल्स है इस सेल का। जो न्यूक्लियस कहेगा वही सेल काम करेगी, जो फंक्शन ये डीएनए प्रोवाइड कराएगा वही काम करेगा।